हेलो एंड वेलकम टू द विद्यार्थी क्लास। तो आपका इस चैनल पर फिर से स्वागत है। ये हमारा जो चैप्टर चल रहा है राजा, किसान और नगर, पिछली वीडियो में हमने इसका पार्ट 1 किया था। अब इसको आगे इस पार्ट में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पहली वाली वीडियो आपने देख ली होगी। अगर नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, ताकि आपको ये आगे का पार्ट सही से समझ में आ सके, ठीक है। और इसको बेहतर तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यानी पिछली क्लास में हमने किसकी बात की थी, अगर शॉर्ट में हम रिवीजन करें तो मौर्य साम्राज्य, मगध के बारे में जाना था। मौर्य साम्राज्य के बारे में जाना था कि कैसा साम्राज्य था, कैसे शक्तिशाली था या ताकतवर कैसे बना था वो, ठीक है। उनकी नीतियाँ, उनके यहाँ पर खदानें वगैरह, ठीक है, व्यापार वगैरह, उपज वगैरह बेहतर, ये सब हमने लास्ट क्लास में देखा था। अब हम समझने जा रहे हैं कि वहाँ का जो साम्राज्य था उसका प्रशासन कैसे चलाया जाता था, यानी प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, ठीक है। तो हम बात करें प्रशासनिक व्यवस्था की, तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है हमें कि साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे, ठीक है, जहाँ से यानी कि पूरे साम्राज्य की राजनीति चलाई जाए, पूरे साम्राज्य की व्यवस्था को चलाया जाए, ऐसे कितनी जगह थे? 5 स्थल थे। पहला पाटलिपुत्र, जो कि वहाँ की क्या है भाई, तो खुद ही ये राजधानी है। तो राजधानी तो भाई इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, जैसे इंडिया की राजधानी अभी दिल्ली है तो इंपॉर्टेंट है भाई। उसके बाद कौन कौन से और प्रशासनिक केंद्र थे? तक्षशिला था, उज्जैनी, तोसली और सुरवनगिरी, ठीक है। ये 5 अलग अलग क्या थे, जगह थे। तक्षशिला आपको पता है कौन सा, पाकिस्तान वाला इलाका। उज्जैनी यानी उज्जैन वाला इलाका। तोसली और सुरवनगिरी, ये सुरवनगिरी आपका साउथ इंडिया में, और तोसली आपका ये जो उड़ीसा वगैरह वाले क्षेत्र है वहाँ पर ये पड़ता था, ठीक है। तो ये क्या थे? ये 5 प्रमुख केंद्र थे, राजनीतिक केंद्र अलग अलग, देख रहे हो आप। यानी ये, और तक्षशिला तो वही है। पाटलिपुत्र कहाँ? बिहार। यानी कि इंडिया के जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके अलग अलग क्षेत्रों में क्या किया गया, इन्होंने अपने क्या बनाए, साम्राज्य चलाने के लिए प्रशासनिक केंद्र बनाए, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक केंद्र होंगे, जिससे क्या होगा, काफी बेहतर सुविधाएं या बेहतर तरीके से आप काम कर पाओगे, अपने साम्राज्य को चला पाओगे, उसका संचालन कर पाओगे। इसीलिए उन्होंने 5 प्रमुख केंद्र बनाए थे, ठीक। क्यों? क्योंकि भाई इनका इलाका क्या था, काफी लंबा चौड़ा बड़ा इलाका था। और इन सभी केंद्रों के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? अभिलेखों से जानकारी मिलती है, अशोक के अभिलेखों से। और उन अभिलेखों में क्या बताया गया है हमें कि जो पाकिस्तान का जो पश्चिमोत्तर इलाका है, ठीक है, ये अभिलेख हमें कहाँ कहाँ से मिले हैं भाई? पाकिस्तान का पश्चिमोत्तर इलाका, ठीक है, वहां से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों में हमें अशोक के जो स्तंभ थे, जो अभिलेख उसने लिखे थे, लिखवाए थे, उसके बारे में, उससे हमें इन सारी चीजों की जानकारी मिलती है। यानी कि इससे हमें पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य कितना बड़ा, कितना विशाल रहा होगा, कितने बड़े क्षेत्रों में फैला होगा, ठीक है। अब बात करें हम यहाँ आगे इसकी विविधता की, ठीक है। यानी कि मौर्य साम्राज्य भाई इतना विशाल है, अब इतना विशाल क्षेत्र होगा तो विविधताएं होंगी। जैसे आज के समय आप अभी जो करंट हमारा इंडिया है, भारत है, उसका एग्जांपल लें तो हमारे यहाँ भी तो बहुत सारी विविधताएं हैं। इतना बड़ा देश है, इतना विशाल देश है, तो विविधताएं भी हैं, चाहे वो धर्म को लेकर हो, जाति को लेकर हो, या फिर जगह को लेकर। यहाँ किसकी, कौन सी विविधता की बात की जा रही है भाई? यहाँ बात की जा रही है आपके क्षेत्रीय विविधता की। किसकी? क्षेत्रीय विविधता। धर्म जाति की बात नहीं हो रही है यहाँ बात हो रही है क्षेत्रीय विविधता कि। देखो यहाँ बताया गया कि अफगानिस्तान का कुछ इलाका कैसा है भाई, पहाड़ी इलाका। और कहाँ? उड़ीसा का कैसा इलाका है भाई? तटवर्ती इलाका है। यानी कि जो प्रशासनिक, जो प्रशासन है, या जो पूरा जो क्षेत्र है, पूरा साम्राज्य है, वहां पर क्या है, अलग अलग क्या बटे हुए, बने हुए हैं, अलग अलग तरीके के क्षेत्र हैं। कहीं पहाड़ी इलाका, कहीं मैदानी इलाका, कहीं फिर तटवर्ती इलाका। इस प्रकार से क्या है, विविधताएं हमें देखने को यहाँ पर नजर आती हैं, ठीक है। अब इन जगहों पर जाने के लिए, अगर आपको इन जगहों पर जाना हो, एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, तो किसका इस्तेमाल करोगे आप? भूमि का या नदियों का इस्तेमाल करोगे? आवागमन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? भूमि मार्ग का इस्तेमाल करोगे या जल मार्ग का इस्तेमाल करोगे? लेकिन क्या जाना इतना आसान था? यानी अभी निकले 1 घंटे में पहुंच जाएंगे क्या? जैसे आज आपको कहीं जाना है तो टाइमली हम पहुंच जाते हैं, यानी कम टाइम में पहुंच जाते हैं। क्या उतना ही आसान था पहले? नहीं, पहले बहुत टाइम लगता था। कहीं कहीं पे अगर आसपास के इलाकों में जाना है तो आपको कितना, 1 हफ्ते तक का समय लग जाएगा। कहीं कहीं पे 7-7 दिन का समय लग, सॉरी, पूरे पूरे महीने का समय लग जाता था। यानी कि कहीं 7 दिन में आप पहुंच रहे हो तो कहीं पूरा आपका 1 महीना लग जा रहा है, 1 मंथ पूरा लग जा रहा है पहुंचने में। तो ये क्या था, इतना बड़ा बड़ा इलाका, इतने बड़े दूर दूर तक जाने में आवागमन के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के लिए भाई उस टाइम पे व्हीकल ये वगैरह ये सब चीज़ें तो इतनी होती नहीं थी जैसे मॉडर्न वगैरह आज के समय में है। अब
हम बात करें कि अगर आप कहीं जा रहे हैं, जैसे आप अभी कहीं ट्रैवलिंग करते होगे एक स्टेट से अदर स्टेट में जाने के लिए, और मान लो आप बस या ट्रेन से ट्रैवल करते हो, ठीक है, ट्रेन से कर लो, मान लेते हैं सेफली आप पहुंचेंगे, ठीक है। तो ट्रेन से अगर मान लो आप ट्रैवल करते हैं, तो आप अपने साथ क्या, अगर 10 घंटे 15 घंटे का रास्ता है, तो आप अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेके जाएंगे, ताकि भाई मस्त खा पीते हुए खाते पीते मस्त जाएं, रास्ते में भूख वूख ना लगे, है ना, इंजॉय करते हुए जाएं। तो इनको भी भाई इतना ट्रैवल करना है तो भाई खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। किसकी ज़रूरत पड़ेगी भाई, खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाई अब महीने महीने लग जा रहे हैं आपको कहीं जाने में, हफ्ता महीना लग जा रहा है, तो क्या आप घर से खाना लेके जाएंगे, वो सेफ बचेगा तब तक? नहीं पॉसिबल है ना। तो रास्ते में किसकी व्यवस्था होनी चाहिए, खाने वगैरह की व्यवस्था होनी चाहिए, भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, वरना रास्ते में चलते चलते बस निपट लिया, पता चले वो घर नहीं पहुंचा या जहाँ जा रहा था वहाँ नहीं पहुंचा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर खान पान की व्यवस्था, खाने वगैरह की व्यवस्था की जाती है। प्लस में व्यापारी लोग ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था कौन करेगा? तो ये सब काम किसका था? प्रशासन का था। साम्राज्य की जिम्मेदारी थी, राजा की जिम्मेदारी थी कि अपने नागरिकों की कैसे वो देखभाल करे। वो अलग बात है, इसके बदले वो क्या लेगा भाई, फ्री में तो करेगा नहीं, है ना। इसके बदले वो टैक्स लेगा, कर लेगा। आप उस रोड से जा रहे हो, किसी रास्ते से जा रहे हो, उसका कर लेगा ये, ठीक है। जैसे आप कहीं जाते हो, ट्रैवल करते हो, टोल वसूला जाता है आपसे, है ना, बाई रोड आप ट्रैवल करें तो, हाईवे वगैरह से। तो वैसे ही इनसे भी क्या लेंगे, कर लेंगे। लेकिन कर के बदले क्या मिल रहा है आपको भाई? खाने के लिए पूरी व्यवस्था मिलेगी, जगह पे सुरक्षा मिलेगी, यानी कि आप रात में कहीं रुक रहे हो तो उसकी व्यवस्था होगी। प्लस में रास्ते में सिक्योरिटी वगैरह, सेना के जो जवान होंगे वो मौजूद रहेंगे, ताकि लूटपाट वगैरह जैसी घटनाएं ना हो, है ना। नहीं तो आप पता चले अकेले ट्रैवल कर रहे हैं या किसी ग्रुप के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, चलते गए बीच रास्ते में पता चला रात में कोई आया, बस चाकू वाकू दिखाया, लूट के चला गया सामान, ठीक है। तो इसके लिए बचने के लिए क्या चाहिए? सुरक्षा। सुरक्षा कौन देगा? राज्य की जिम्मेदारी है भाई, राज्य की जिम्मेदारी है ना, तो राज्य सुरक्षा देगी, उसके बदले आपसे कर लेगी, वो अलग चीज है, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए, तो यही सारे विवरण, हमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। अब इन्हीं व्यवस्थाओं को लेकर जो मेगास्थनीज था उसने विवरण दिया था, उसने सैनिक गतिविधियों के बारे में लिखा था। कौन सी किताब लिखी थी मेगास्थनीज ने? पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, पिछली क्लास में, है ना, इंडिका नाम की किताब लिखी थी। तो जो मेगास्थनीज है उसने क्या बताया? समितियों के बारे में बताया, ठीक, कि मौर्य साम्राज्य में क्या बनाए गए थे, जो है समितियां वगैरह बनाई गई थी। एक समिति थी, उसकी 6 उप समितियां होती थी इन व्यवस्था को चलाने के लिए, ठीक। अब पहली उप समिति का काम क्या है? नौसेना का संचालन करना, यानी जल मार्ग से कोई जा रहा है उसकी सुरक्षा के लिए, या इन सारी चीजों को, यानी जल मार्ग को देखने के लिए क्या बनाया इन्होंने? नौसेना वाली समिति। उसका काम क्या है? उसके ऊपर निगरानी रखने का। दूसरी समिति कौन सी बनाई भाई? यातायात और खान पान की। रास्ते में कोई ट्रैवल कर रहा है, उसको रास्ते में खाने पीने की भी चीज़ें चाहिए होंगी, ट्रैवलिंग कर रहा है तो सुरक्षा चाहिए होगा, इन सारी चीज़ों के लिए। और फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कौन सा है? ये सैनिकों वाली, ठीक है। इसमें थर्ड वाला क्या है? जो थर्ड उप समिति थी, इसका काम क्या था? ये पैदल सैनिक होते थे, यानी कि जो भूमि मार्ग से आप ट्रैवल करोगे तो आपको कौन सी सेना मिलेगी? ये वाली सेना मिलेगी, जो आपकी हिफाजत करेगी, आपको सुरक्षा प्रोवाइड कराएगी। फोर्थ कौन सा है? अश्वारोही सेना, यानी कि घुड़सवारी वाली सेना, ठीक, जो समय समय पर, यानी कि ये टाइम पे थोड़ा पहुंच जाएगी ना, अगर आपको कभी टाइम पे, मतलब कहीं पे मुसीबत आया तो पेट्रोलिंग वगैरह करने में आसानी रहेगी इनके लिए। दूसरी कौन सी है? फिफ्थ नंबर की आती है कौन सी? रथारोही, यानी कि जो रथ वगैरह पे सवार होकर चलने वाली सेना है। और लास्ट कौन सी? हाथियों वाली, यानी कि जो किसका इस्तेमाल करते हैं? हाथी वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, वो वाली सेना। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था ना, मौर्य साम्राज्य के पास क्या थे? जंगली हाथी वगैरह भी उपलब्ध थे इनके जंगलों वगैरह में, जिससे इनको फायदा होता था सेना वगैरह के लिए। हाथी चाहिए तो कहाँ से? आसानी से इनके जंगलों में मिल जाते थे। ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो यही आगे इसमें भी आ गया कि नौसेना संचालन के लिए एक समिति बना दी, यातायात और खान पान के लिए एक समिति बना दी, पैदल सैनिक के लिए एक समिति बना दी, अश्वारोही की एक समिति बना दी, और फिर रथारोही और हाथियों के लिए एक एक समिति बना दी। यानी कि जो 6 उप समितियां इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दी? बना दी, ताकि पूरी प्रशासनिक व्यवस्था सही तरीके से चलाया जा सके, ठीक है। तो समझ गए इतना? यानी कि जो साम्राज्य का प्रशासन कहाँ से चल रहा है? राजनीतिक केंद्र बनाए गए हैं उसको चलाने के लिए। मेन कौन सा है? राजधानी मेन है, लेकिन भाई और भी तो चीजें चाहिए जहाँ से और व्यवस्थाएं चलाई जा सके, ठीक है। तो उसके लिए क्या बना दिए? और भी जगह को क्या कर दिया? प्रशासनिक केंद्र के रूप में डेवलप किया, और वहां से विकास वगैरह या फिर जो भी अपना काम है वो सारा संचालन ये लोग, ठीक है, कर रहे थे, ठीक। उसके बाद मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था अशोक ने क्या किया था? इस अपने जो धम्म का प्रचार प्रसार करता था उसके लिए उसने क्या बनाया? धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक पोस्ट बनाया, धम्म महामाद, ठीक है। तो ये लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। धम्म का प्रचार करता था। 4 धम्म थे,
पढ़ा था आपने पिछली क्लास में, पिछले वीडियो में। नहीं पढ़ा तो जाके ज़रूर देखें। और उसने बाद में जाके क्या किया, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए धम्म महामाद की नियुक्ति की, यानी एक पद बना दिया कि धम्म महामाद, ठीक है। वहाँ उस पद पे एक व्यक्ति की नियुक्ति की गई ताकि वो क्या कर सके, धम्म का प्रचार प्रसार करवा सके सही तरीके से और उस व्यवस्था को सही तरीके से ये देख सके, ठीक है। समझ गए इतना? चलिए तो आगे बात करते हैं मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था। यानी कि भाई मौर्य साम्राज्य की बात कर रहे हैं हम, उसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्या वो सच में इतना महत्वपूर्ण था भी या नहीं था, इसके बारे में अब इस टॉपिक में जानेंगे, ठीक है। तो होता क्या है भाई, जो 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में, ठीक है, जिस टाइम पे हमारे यहाँ पर क्या था, अंग्रेजों का शासन था, हम क्या थे, अंग्रेजों के गुलाम थे या उपनिवेश थे, औपनिवेशिक देश था हमारा भारत। तो उस टाइम पे मौर्य साम्राज्य के बारे में या हमारे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी इकट्ठी करने की शुरुआत की गई, ठीक है। यानी कि उस टाइम के अधिकारियों ने, इतिहासकारों ने हमारे भारतीय इतिहास की रचना करनी शुरू की। और जब उन्होंने हमारे भारतीय इतिहास की रचना करनी शुरू की तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो उनको मिला वो कौन सा साम्राज्य मिला, तो मौर्य साम्राज्य मिला, ठीक। और उनके बारे में इन्होंने क्या किया, फिर अपनी जानकारी में, अपने विवरणों में इसके बारे में उल्लेख किया इसका। तो 19वीं और जो शुरुआती 20वीं शताब्दी थी, यानी 20वीं शताब्दी का शुरुआती जो समय था, उस टाइम पे भारतीय इतिहासकारों को, जो हमारा जो प्राचीन भारत था, वो उस टाइम का प्राचीन भारत का ऐसा साम्राज्य ढूंढ रहे थे या जहां जो कैसा हो, इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली रहा हो। और उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना शक्तिशाली या इतना पावरफुल साम्राज्य कभी भारत में, भारत जैसे देश में रहा होगा, ठीक है। लेकिन उन्हें ये साम्राज्य मिलता है क्या, तो मौर्य साम्राज्य, ठीक है। उसके बाद उनको उस समय की क्या मिलती है भाई, अद्भुत कला का प्रमाण मिलता है। कैसे मिलता है अद्भुत कला का प्रमाण, वहाँ पर उस टाइम की मूर्तियाँ वगैरह उनको देखने को मिली, ठीक है। और उसके टाइम के पुरातत्व यानी कि पुरानी वस्तुएं वगैरह उनको देखने को मिली, ठीक है। तो ये जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, इसके बारे में और जानकारियाँ उनको कैसे मिली, उस समय की मूर्तियों से, उस समय के अलग अलग अभिलेखों से या अलग अलग पुरा वस्तुओं से उनको जानकारियाँ इसको यहाँ की देखने को उन्हें मिलती है, ठीक है। और जो इतिहासकार है उनको लगा कि अभिलेखों पर, यानी जो समय के जो अभिलेख थे उस पे जो संदेश लिखे गए हैं, यानी जो अभिलेख कौन से, अशोक के जो अभिलेख थे, उन पे जो संदेश लिखे गए हैं वो कैसे हैं, विभिन्न हैं, यानी कि अलग प्रकार के हैं, ठीक है। यानी कि जो पहले वाले जो शासक होते थे, जो अभिलेखों पर लिखवाया करते थे, अपनी बातें लिखा करते थे, तो उन अभिलेखों से अलग नजर आए किसके अभिलेख, इनको अशोक के अभिलेख। और उसी के आधार पर इन्होंने क्या बताया, अशोक जो था वो क्या था, एक बहुत ज़्यादा शक्तिशाली और बहुत ज़्यादा मेहनती शासक था, परिश्रमी शासक, ठीक है। तो ये धारणा ये क्या करते हैं, अशोक के बारे में बनाते हैं, ठीक। लेकिन एक बात और है कि अशोक इतना मेहनती या इतना शक्तिशाली था, लेकिन कभी अपने नाम के आगे वो कभी उपाधि नहीं लगा, ठीक है। अपने नाम के साथ में कभी भी कोई सी वो उपाधियाँ क्या करता था, नहीं लगाता था, ठीक है। उपाधि मतलब कि जैसे नाम के आगे बड़े बड़े वो लगा लेते हैं ना, महान राजा, ठीक है, क्या और कौन कौन से पता नहीं वर्ड होते हैं। तो बहुत अलग अलग वर्ड्स का जो इस्तेमाल बड़े बड़े शासकों के द्वारा, राजाओं के द्वारा पहले किया जाता था, बादशाह का इस्तेमाल कर लो या कुछ इस तरीके के वर्ड का इस्तेमाल अशोक कभी नहीं करता था। बस इसके नाम के आगे आपको क्या देखने को मिलेगा, राजा, यानी कि राजा अशोक, ठीक है। महाराजा, महाराणा, महाप्रतापी, ऐसे करके जो वर्ड्स हैं इनका इस्तेमाल अशोक कभी भी नहीं करता था। अगर हम पढ़ रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, तो अगर ये महत्वपूर्ण ही था तो इसको तो भाई पता नहीं कितने सालों तक शासन चलना चाहिए था इनका। लेकिन यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है, इनका शासन सिर्फ 150 साल तक ही चल पाया, है ना। इनका शासन कितना चल पाया, सिर्फ 150 साल, 150 साल तक ही चल पाया। तो ये सच में इतना महान था, इतना बड़ा साम्राज्य, इतना शक्तिशाली था, महत्वपूर्ण था, तो इसको लंबा चलना चाहिए था। यानी हमारे देश के हिसाब से ये टाइम पीरियड किसी शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था को के लिए काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। इतना प्रभावशाली ये टाइम पीरियड नहीं माना जाता, ठीक, समझ गए इतना। चलिए अब बात करते हैं हम राजधर्म के नवीन सिद्धांत, यानी कि अब कुछ और राजाओं की और सरदारियों की बात करेंगे, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा। अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, मगध और मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ा। अब उसके बाद में, मौर्य साम्राज्य के बाद में भारत में बहुत सारी शासक आए, बहुत सारी सरदारियां बनी, ठीक है, बहुत सारे क्षेत्र बने, जो अलग अलग शासकों ने क्या किया, शासन व्यवस्था चलाई। उन्हीं में से अभी कुछ की बात करते हैं। सबसे पहले किनकी बात करेंगे, दक्षिण के राजा और सरदार। दक्षिण मतलब कि जो दक्षिण भारत है,
अगर आप इंडिया का मैप देखोगे, ठीक है, जैसे कि अभी आपको यहाँ पर नजर स्क्रीन पे भी नजर आ जाएगा, जिसमें जो आपका ऊपर वाला पूरा इलाका है, नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दे तो दक्षिण वाला इलाका, यानी जो आज के समय का आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला वाला इलाका है, इसको छोड़ के बाकी का जो सारा इलाका था, वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, किसका शासन था, मौर्य साम्राज्य का। लेकिन मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद किसका शासन आया, अलग अलग शासकों का। कौन से अलग अलग शासक, जो कभी कोई मध्य एशिया से आए थे, यानी कि एशिया के अलग अलग हिस्सों से, ठीक है, जैसे शक शासक थे, कुषाण थे, ये अलग अलग शासक हमें देखने को मिलते हैं। तो उसी टाइम पे जो दक्षिण वाला हिस्सा था, जिसे हम क्या बोलते हैं, तमिलकम, दक्कन और दक्षिण का क्षेत्र, किसे, तमिलकम, यानी आज का तमिलनाडु, केरला और आंध्र प्रदेश, ये 3 राज्यों का इलाका, ये इस इलाके में हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग सरदारियां देखने को मिलती है। कौन कौन सी, अलग अलग समय पे अलग अलग सरदारियां थी, जैसे चोल, फिर चेर और पांड्य, ये सरदारियां थी, इनका उदय होता है। अब इनकी जानकारी भी हमें कहीं से मिली होगी, जानकारी मिली तभी तो पढ़ाया जा रहा है, जानकारी नहीं मिली होती तो क्यों पढ़ाया जा रहा होता। तो हमें इनकी जानकारी कहाँ से मिलती है, तो भाई तमिल संगम ग्रंथों से इनकी जानकारी मिलती है। जैसे मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है, इंडिका से मिलती है। चाणक्य की किताब कौन सी थी, अर्थशास्त्र, वहां से मिलती है। उनकी मूर्ति कला है उस टाइम के और पुरावस्तुओं से मिलती है। वैसे ही हमें दक्कन के जो या दक्षिण तमिलकम वाले क्षेत्र के जो शासक थे, या जिसे उस टाइम वहां क्या बोला जाता था, सरदार बोला जाता था, राजा नहीं बोला जाता था, क्या बोलते थे, सरदार। तो उनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो तमिल संगम ग्रंथों में कुछ कविताएं लिखी गई हैं इन सरदारों के बारे में, यानी इनकी तारीफ, इनके किए गए हैं उन कविताओं में, उससे हमें इनकी जानकारियां देखने को मिलती है। उसके बाद अब क्या, ये जो सरदार हैं और जो ये राजा हैं, आपको पता है, अगर हम ये ऐसे नीचे बात करें मैप में, तो नीचे वाला अपना इलाका है, ठीक है, ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला वाला यही इलाका है, ठीक है, तो बाकी फिर ऊपर पूरा मैप है आपका, ठीक। तो इस क्षेत्र की बात करें तो कहाँ है, ये चारों तरफ इसके साइड साइड में क्या है, सागर है। उससे आप क्या कर सकते हो, अलग अलग दुनिया के अलग अलग देशों के साथ व्यापार कर सकते हो, ठीक है, एशिया के देशों के साथ, फिर उसके बाद आप यूरोप के देशों के साथ, या फिर आप जो आपका अरब वगैरह है, ठीक है, अरब कंट्रीज है, उनके साथ व्यापार कर सकते हो। तो जो यहाँ के शासक थे, सरदार थे, राजा थे, वो क्या करते थे, लंबी दूरी का जो व्यापार होता था उससे कर इकट्ठा करते थे। यानी यहाँ पर क्या थे, बंदरगाह थे, और इन बंदरगाहों से व्यापार होता था। और जहाँ से बंदरगाहों से व्यापार होगा तो वहाँ का राजा भाई वहाँ से क्या वसूलेगा, टैक्स तो जरूर वसूलेगा। भैया बंदरगाह है, उस स्टेट का है भाई, उस वहाँ का राजा का शासन है, तो भाई अब वहाँ से गुजरोगे, सामान अपने आयात निर्यात करोगे, कर तो देना पड़ेगा ना। तो कर क्या करते थे, ये वहाँ से वसूला करते थे वहाँ के सरदार, ठीक है। उसके बाद इस टाइम पे मैंने भी बताया आपको कि मध्य एशिया के शासक वगैरह यहाँ पर आए थे, जैसे कि शक शासक जो थे, तो ये सब शासक यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और मध्य और जो पश्चिम भारत है, इस क्षेत्रों पर कौन से शासक थे, सातवाहन शासक, जो कि कब से कब तक इनका शासन था, तो सेकंड ईसा पूर्व से लेकर सेकंड ईस्वी तक, ठीक है, जो सेकंड ईसा पूर्व से लेकर सेकंड ईस्वी तक का जो समय था, ये किसका था, सातवाहन राजाओं का, ठीक है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से द्वितीय शताब्दी तक का समय। तो ये क्या करते थे, मध्य भारत और पश्चिमी भारत के इलाके थे, तो ये भी व्यापार करते थे, इन्हीं मार्गों का इस्तेमाल करते थे, तो ये कर वगैरह क्या किया करते थे, चुकाया करते थे, ठीक है, समझ गए इतना। चलिए आगे बात करते हैं दैविक राजा की, यानी कि अभी हमने बात की सरदारियों की, ठीक है, उससे पहले बात की मौर्य साम्राज्य की। लेकिन कुछ ऐसे भी शासक हुए हैं, ऐसे भी राजा हुए हैं जो क्या करते थे, अपने आप को, अपनी स्थिति को ऊंचा दिखाने के लिए किसका इस्तेमाल करते थे, किस देवी देवताओं के नामों का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। जैसे इसमें बात की गई है, एग्जाम्पल दिया है कुषाण शासक का, जो कि कहाँ से आए थे, बाहर से ही आए थे, मध्य एशिया के देशों से यहाँ पर आए थे, यानी हमारे यहाँ के थे नहीं। तो जो शासक बाहर के देशों से यहाँ आता था, बाहर किसी अलग जगह से यहाँ आता था शासन करने के लिए, तो उसको अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नया तरीका अपनाना पड़ेगा। और जब आप क्या कर लेते हो, किसी देवी देवताओं के साथ अपना नाम जोड़ देते हो, तो क्या हो जाता है, फिर आपकी सरकार तो बनी जाती है। देख रहे हो आप भारत में भी, ठीक है, मंदिर ये सब चलता रहता है यहाँ, ठीक है। तो वही कुषाण शासक जो कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से प्रथम शताब्दी ईस्वी तक जिनका शासन था, उन्होंने क्या किया, अपने सिक्के जारी किए, मूर्तियां बनवाई, और उसमें क्या देखने को मिलता है, उन सिक्कों में, मूर्तियों में उनकी फोटो वगैरह कह सकते हो देखने को मिलती है, यानी कि अपने आप को उन्होंने देवता के समान बना दिया।
यानी अगर आपने अपने आप को देवी देवता के साथ जोड़ दिया तो जनता भी आपको क्या समझने लगेगी, जनता भी आपको समझेगी कि ये भी एक देवी या देवता का ही क्या है, भेजा गया दूत है एक तरीके से, है ना। अपने आप को इस तरीके से दिखाते थे जैसे कि ये क्या है, किसी ने इनको क्या किया है, भेजा है। ठीक है, क्या करने के लिए भेजा है, यहाँ पर शासन करने के लिए उनके ऊपर। ठीक है, उसके बाद इनके मंदिर वगैरह मूर्तियां वगैरह आपको कहाँ देखने को मिलती है, तो उत्तर प्रदेश में मथुरा, मथुरा में माट नाम की जगह है, और अफगानिस्तान में यहाँ इनकी मूर्तियां वगैरह देखने को मिलती है। ये अपने नाम के आगे क्या लिखते थे, देवपुत्र, यानी अपने नाम के आगे देवपुत्र की उपाधि लगाते थे। जो उपाधि, इसी टाइप की उपाधि चीन के शासक लगाते थे। ठीक है, चीन के शासक क्या लिखते थे अपने नाम के आगे, स्वर्गपुत्र। ठीक, उसके बाद बात करें गुप्त शासकों की, तो 4वीं शताब्दी ईस्वी में क्या होता है, गुप्त साम्राज्य आता है, जो कि इस टाइम के बहुत सारे साम्राज्य किस पे निर्भर रहते थे, सामंतों पर। सामंत यानी कि बड़े बड़े व्यापारियों पर निर्भर रहते थे, उनकी बदौलत ये साम्राज्य या इनका शासन व्यवस्था चलती थी। अब जो गुप्त शासक थे उनका इतिहास कैसे पता चला, यानी अभी बताया ना बहुत सारे शासकों के बारे में पता चलता है अलग अलग स्त्रोतों से। तो गुप्त शासकों का इतिहास हमें कौन कौन से स्त्रोतों से मिलता है, तो अलग अलग साहित्यों से, उनके चलाए गए सिक्कों से, और उस टाइम के लिखे हुए अभिलेखों से। और कहाँ से जानकारियां मिलती हैं, तो कवियों के द्वारा प्रशस्तियां लिखी जाती थी। प्रशस्तियां यानी कि राजा के प्रशंसा में क्या लिखते थे वो, उनकी तारीफें जब लिखते थे उसे क्या कहते हैं, प्रशस्तियां, बड़ी बड़ी कविताएं होती थी। तो वैसे ही इलाहाबाद की एक क्या मिलती है, इलाहाबाद अभिलेख की प्रयाग प्रशस्ति, जो कि किसने लिखी थी भाई, तो हरिसेन ने लिखी थी, जो कि समुद्रगुप्त का एक राजकवि। ठीक है, समझ में आया इतना। तो इन्हीं सभी चीजों के बारे में अभी हमने देखा कि किस तरीके से क्या होता था, ये दैविक राजा जो है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या था, यानी कि राजा क्या करेगा, अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए देवता के समान, देवता के साथ अपना नाम जोड़ेगा। ठीक है, जैसे गुप्त साम्राज्य या सामंतों पर निर्भर जो साम्राज्य थे वो थोड़े कमजोर होते थे। जो कमजोर शासक होंगे वो क्या हो जाएंगे, कोई मजबूत, यानी कि यही सामंतों में से कोई मजबूत आएगा, उनको हटा के क्या कर देगा, खुद शासन चलाने लगेगा। क्योंकि जो सेना थी वो किसके साथ थी, सामंतों के साथ, यानी सामंत ही क्या करते थे, सेना के ऊपर शासन कर, मतलब सेना वगैरह इन्हीं के कंट्रोल में थी, इन्हीं के नियंत्रण में थी। तो ये सारा कॉन्सेप्ट हमें देखने को मिलता है। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा इस पार्ट में, इस वीडियो में। बाकी का जो चैप्टर है वो अगले पार्ट में हम करेंगे। जो भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, नोट्स वगैरह आपको तो मिल ही रहे हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।